कल्पना कीजिए, बैंगलोर में एक बहुत बड़ी भारतीय टेक कंपनी है और उसका एक अमेरिकी फर्म के साथ अरबों डॉलर का मतलब बहुत बड़ा विलय हो रहा है। माहौल में तनाव है। बिल्कुल। अब अमेरिकी कंपनी चाहती है कि इस पूरे सौदे को संभालने के लिए न्यूयॉर्क से उनके अपने वकील आएं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कानूनी है? यही, क्या कोई विदेशी वकील भारत की धरती पर कानून का अभ्यास कर सकता है, भले ही वो कभी कोर्ट में पेश न हो रहा हो? और यही सवाल आप कह सकते हैं वैश्वीकरण की मांगों और भारतीय कानून की सुरक्षा के बीच एक बड़े टकराव का केंद्र बन गया। बिल्कुल। और इसी टकराव को सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम AK बालाजी मामले में सुलझाया। आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि कोर्ट ने कानून के अभ्यास का मतलब कैसे समझाया। और ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत में काम करने वाले हर वैश्विक व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए इस मामले की जड़ को पकड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? देखिए, सवाल बहुत सीधा था। क्या कानून का अभ्यास करने का मतलब सिर्फ अदालत में वो काला कोट पहनकर बहस करना है, या फिर इसमें बोर्डरूम में बैठ के सलाह देना, दस्तावेज तैयार करना, ये सब भी शामिल है? क्योंकि सारा खेल तो यहीं टिका था। एग्जैक्टली। और यहीं पर कोर्ट की सोच बहुत दिलचस्प हो जाती है। अदालत ने बहुत साफ कहा कि कानून का अभ्यास एक बहुत व्यापक शब्द है। व्यापक मतलब इसमें सिर्फ मुकदमेबाजी ही नहीं बल्कि गैर मुकदमेबाजी वाले काम भी शामिल हैं, जैसे कानूनी राय देना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कंपनियों को सलाह देना। हाँ, ये सब। इसके लिए अदालत ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 का सहारा लिया। अधिवक्ता अधिनियम 1961, आमतौर पर लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। इसमें क्या खास है? इसकी धारा 29 और 33 बहुत महत्वपूर्ण है। वो साफ कहती है कि अगर आपको भारत में कानून का अभ्यास करना है तो आपका नाम किसी भारतीय बार काउंसिल में एक वकील के तौर पर दर्ज होना ही चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह का गेटकीपर है, आप कह सकते हैं। और इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। क्या? जनता को ऐसे सलाहकारों से बचाना जिनका कोई रेगुलेशन नहीं है, और ये सुनिश्चित करना कि वकील नैतिक रूप से जवाबदेह हों। अदालत ने कहा कि ये कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो अदालत ने एक तरह से भारतीय कानूनी पेशे के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बना दी, लेकिन इससे उन विदेशी विशेषज्ञों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है जो सिर्फ एक बैठक के लिए भारत आते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इन शॉर्ट टर्म विजिट्स, जिसे कहते हैं फ्लाई इन और फ्लाई आउट, इसको अदालत ने कैसे संभाला? इस पर अदालत ने एक बहुत ही व्यवहारिक, एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई विदेशी वकील अपने देश के कानून पर सलाह देने या किसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मामले में कभी कभार भारत आता है, कभी कभार, हाँ, मतलब कैजुअल विजिट, तो इसकी इजाजत है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर ये आना जाना नियमित हो जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, तो उसे कानून का अभ्यास माना जाएगा और वो अवैध होगा। अरे वाह! तो मतलब फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि काम क्या है, बल्कि इससे कि वो कितनी बार हो रहा है। बिल्कुल। अदालत ने यहाँ फ्रीक्वेंसी पर यानी नियमितता पर एक लकीर खींच दी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, इससे एक और बड़ा क्षेत्र सामने आता है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब LPOs। हाँ, LPOs। ये वो भारतीय कंपनियां हैं जो विदेशी फर्मों के लिए कानूनी बैक ऑफिस का काम करती हैं। उनका तर्क है कि वो कानून का अभ्यास नहीं कर रही हैं, वो तो सिर्फ सपोर्ट सेवाएं दे रही हैं। और इस पर अदालत ने सार और तत्व यानी पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत लागू किया। सार और तत्व, ये क्या है? ये एक तरह से डिब्बे के अंदर क्या है वाला टेस्ट है। आप डिब्बे पर डेटा एंट्री का लेबल लगा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर बैठे लोग कानूनी राय दे रहे हैं तो वो छिपे हुए रूप में एक लॉ फर्म ही है। अच्छा, मतलब नाम से कुछ नहीं होता, काम देखा जाएगा। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि हम कंपनी के लेबल पर नहीं जाएंगे, हम उसके काम की असलियत को देखेंगे। अगर काम सिर्फ लिपिकिया या ट्रांसक्रिप्शन जैसा है तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी आड़ में कानूनी सलाह दी जा रही है तो वो पूरी तरह से अवैध है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत में विदेशी लॉ फर्मों और वकीलों के लिए दरवाजे बंद हैं, सिवाय कुछ बहुत ही सीमित अपवादों के। हाँ, उन्होंने भारतीय कानूनी प्रणाली की संप्रभुता को प्राथमिकता दी। इसके व्यवहारिक नतीजे क्या हैं? देखिए, नतीजे साफ है। पहला, वैश्विक कंपनियों को भारतीय मामलों के लिए विदेशी वकीलों को नियुक्त करते समय बहुत सावधान रहना होगा। यह उन्हें स्थानीय कानूनी प्रतिभा में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। और दूसरा?
दूसरा ये कि ये सभी कानूनी पेशेवरों को याद दिलाता है कि अभ्यास की परिभाषा अदालत के कमरे से कहीं ज्यादा बड़ी है, बोर्डरूम तक जाती है। इस फैसले ने वाकई वैश्विक व्यापार की जरूरतों और एक राष्ट्र के अपने प्रोफेशनल बाजार की सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। सही बात है। लेकिन ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण के इस दौर में क्या अब समय आ गया है कि भारत कुछ सख्त नियमों के साथ अपने कानूनी क्षेत्र के दरवाजे विदेशी फर्मों के लिए खोल दे, या ये संरक्षणवाद आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1961 में था?